अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं अनीना फारूक शेख। बरतानवी अखबार गार्डियन की रिपोर्ट का सबसे पहले हम जिक्र करेंगे और तज्जिया तबसरा इसके ऊपर करेंगे। बहुत ही होशरुबा और सख्त इंकशाफात किए गए हैं भारत की किस तरह से पाकिस्तान में रियासती दहशतगर्दी जारी है, उसका मुख्तलिफ पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स के हवाले से दावा भी किया गया है। कुछ रिपोर्ट्स भी इंफॉर्मेशन बेस्ड शेयर की गई हैं। इस आर्टिकल के मुताबिक भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ पाकिस्तान में 2020 से तकरीबन 20 से ज़ायद अफराद को कत्ल करवा चुकी है। और ये सब कुछ होता है जी नेशनल सिक्योरिटी या फिर उनके अपने इस मौक़िफ़ के ऊपर कि वो दहशतगर्दी या मुबैना दहशतगर्दी का ख़ात्मा कर रहे हैं और उसके लिए ये एक ब्रॉड रीच्ड ऑपरेटिव है। अब ये सिर्फ पाकिस्तान से मुतल्लिक तो बड़े होशरुबा इंकशाफात और 20 से ज़ायद अफराद के कत्ल का जो मामला उठा है, लेकिन मामला सिर्फ यहाँ तक नहीं है। आपको याद होगा कि कुछ ही अर्से पहले कनाडा ने भी गुरपतवंत सिंह से मुतल्लिक इल्ज़ाम लगाया था कि भारत ने और रॉ ने किस तरह से कैनेडियन सॉइल के ऊपर उसको कत्ल करवाया। फिर अमेरिका और एक जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम बनी थी इसके ऊपर इंटेलिजेंस एजेंसी, उसने भी तहकीकात के नतीजे में भारत के ऊपर इल्ज़ामात लगाए थे। अब जब गार्डियन ने पाकिस्तान से मुतल्लिक इंकशाफात किए हैं और बहुत ही संगीन और होशरुबा इंकशाफात, तो पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल क्या होना चाहिए, तमाम तर मामला है क्या, अपने तज्जियाकारों से समझते हैं। हमें ज्वाइन करें इस डिस्कशन के लिए मज़हर अब्बास साहब, बेनज़ीर शाह साहिबा, इरशाद भट्टी साहब और एजाज सैयद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। एजाज, आप कहिएगा, ये जो इशू है ये पहली दफ़ा नहीं, गाहे गाहे मुख्तलिफ हवालों से पाकिस्तान भी इसको उठा चुका है। मुख्तलिफ ममालिक हैं वो भी इसके ऊपर तवज्जो दिलवा चुके हैं, लेकिन अब जो रिपोर्ट आई है और उसमें जो हवाला दिया गया है वो कितना सॉलिड और उसके सिलसिले में क्या इक़दाम हो सकते हैं? सबसे पहली बात तो ये है कि गार्डियन ने बड़ी कम्प्रीहेंसिव रिपोर्ट दी है, लेकिन गार्डियन का जो डाटा है ये वो डाटा है जो पाकिस्तानी मीडिया मुतअद्दिद बार रिपोर्ट कर चुका। हम ज़ाती तौर पे जियो टीवी के प्लेटफॉर्म से इनमें से जितनी भी एक एक करके किलिंग हुई है उसको इंडिविजुअली रिपोर्ट करते रहे हैं और बताते रहे हैं कि इस सारे मामले में बैरूनी हाथ है। अब गार्डियन में ये चूँकि स्टोरी छपी है और ज़रा एक वेस्ट का एक इंटरेस्ट भी है, और वेस्ट का इंटरेस्ट उस वक्त से डेवलप हुआ है जब कनाडा में टारगेट किलिंग हुई और कनाडा ने नाम लिया कि इसमें भारत मुलव्वस है, कनाडा ने नाम लिया कि इसमें रॉ मुलव्वस है। तो उसके बाद जो वेस्ट है, वेस्ट ने इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया कि जो भारत की जो खुफिया एजेंसी है रॉ, ये दीगर ममालिक में भी खाली कनाडा में नहीं बल्कि अमेरिका, बरतानिया और दीगर ममालिक में भी एक्टिव है। अब जब पाकिस्तान का डाटा कंपाइल करके उसको बरतानवी अखबार में शाया किया गया तो ज़ाहिर है अब हमें ये चीज़ ज़्यादा बड़ी लगने लग पड़ी है। अनफॉर्चुनेट बात यह है कि पाकिस्तानी मीडिया ये चीज़ें जब उछालता रहा है, और यही डाटा, ये जो डाटा इन्होंने गार्डियन ने दिया हुआ, ये कोई नया डाटा नहीं है, ये वही डाटा है जो पाकिस्तानी अखबारात में हम ज़ाती तौर पे खुद रिपोर्ट करते रहे। यही डेटा जब उधर छपा है तो अहम हो गया है। उसकी दो एस्पेक्ट हैं। एक तो ये है कि पाकिस्तानी मीडिया की क्रेडिबिलिटी को हमारे अपने लोग जो है उसकी अहमियत नहीं देखते, उसकी बहुत सारी वजूहत हैं विदाउट गोइंग मच इनटू डिटेल। अब ये बरतानिया में चूँकि आया है तो अब सवाल ये पैदा होता है कि ये मामला कब का है, क्या ये डाटा अभी हाल में 15 साल या 5 साल का है, ये कार्रवाइयाँ हाल में 5 साल में या 10 साल में हो रही है? नहीं, ये कार्रवाइयाँ तो बहुत पहले से हो रही हैं। अब तो हिंदुस्तान में जो हिंदुस्तान की जो फिल्म इंडस्ट्री है उसने भी मुख्तलिफ फिल्में बनाई हैं कि जी वो किस तरीके से पाकिस्तान में आके कार्रवाई करते रहे हैं। इसके ऊपर हिंदुस्तान ने खुद फिल्में भी बनाई हुई हैं, वो एतराफ़ भी करते हैं उसको एक फिक्शनल रंग देकर। कराची को बड़ा टारगेट किया जाता रहा है, इसके बारे में वो एडमिट भी करते हैं। उनके पुराने जो स्पाइज हैं वो ये बात करते रहे। और सबसे अहम बात पता है क्या? सबसे अहम बात यह है कि हम तो बार बार सिर्फ कुलभूषण यादव, कमांडर कुलभूषण यादव की बात करते हैं। हिंदुस्तान के जो मौजूदा सिक्योरिटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं अजीत डोवल, वो बड़े एक्सपीरियंस पुलिस ऑफिसर भी हैं और इंटेलिजेंस ऑफिसर भी हैं। उन्होंने खुद इस बात को एडमिट किया हुआ है कि वो पाकिस्तान में इंटेलिजेंस कलेक्ट करते रहे हैं और लाहौर में उन्होंने बड़ा टाइम स्पेंड किया है। तो ये बातें, ये पुरानी बातें हैं, ये बातें हो रही हैं, ये बातें होती रहेंगी
और पाकिस्तान के जो इंटेलिजेंस कम्युनिटी है, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस कम्युनिटी भी इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर हिंदुस्तान में जाती है, मालूमात इकट्ठी करती है। ये इशू ये नहीं है कि जी हिंदुस्तान ने ये कर दिया, पाकिस्तान ने ये कर दिया। इंफॉर्मेशन कलेक्शन इज नॉट द इशू ना एजाज। मसला ये है कि आप फॉरेन सॉइल के ऊपर मरवा रहे हो, लोगों को कत्ल करवा रहे हो। ऑल्सो ये जो यूएई में स्लीपर सेल्स का इंकशाफ होना, बेशक नया हो या पुराना हो, ये जो लिंक है इसको भी हमें थोड़ा सा समझाइएगा कि कितना ज़रूरी है और किस तरह से कारामद तरीके से यहाँ पर हम कुछ इस्तेमाल कर सकते हैं, इक़दामात कर सकते हैं इसको रोकने के लिए या उस चैनल को स्क्रूटनाइज करने के लिए। देखिए, यूएई का जो स्लीपर सेल है इसमें पूरा क्रेडिट आपको देना होगा सीटीडी पंजाब को, जिसने ये स्लीपर सेल डिटेक्ट किया था। और मैं आपको बता देता हूं कि आपको याद होगा लाहौर में हाफिज सईद के घर के नज़दीक एक धमाका हुआ था और उस धमाके की जो तहकीकात है उसमें लीड रोल अदा किया था सीटीडी ने, और बाकी इंटेलिजेंस इदारों ने उनकी मावनत की थी। और उन्होंने सीटीडी के जो उस वक्त के अफसरान थे, उन्होंने यहाँ पर इस्लामाबाद में आकर बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और हमें जो मीडिया है उनको मुख्तलिफ अफराद की शिनाख्त बताई थी जो कि यूएई में बैठे हुए हैं, जिन्होंने वहाँ से बैठ के पाकिस्तान में टेररिज्म की जो कार्रवाई है उसको ऑर्गेनाइज किया था। इशू ये नहीं है। अच्छा। अलीना, मेरी एक बात करके मैं बात पूरी करता हूँ। इशू देखिए, पाकिस्तान के ऊपर हिंदुस्तान इल्ज़ाम लगाता रहता है, मुंबई का इल्ज़ाम हम पर लगा, पार्लियामेंट का इल्ज़ाम हम पर लगा, और हम भी उनके बंदों को यहाँ पर पकड़ते रहते हैं जो यहाँ पर कार्रवाइयाँ करते रहते हैं। इशू ब्रॉडर है। ब्रॉडर इशू क्या है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जो इंटेलिजेंस है उनका आपस में तावन होना चाहिए, दोनों की मिलिट्रीज का आपस में तावन होना चाहिए, और पाकिस्तान और हिंदुस्तान के जो ममालिक हैं उन दोनों को करीब आना चाहिए। अच्छे पड़ोसियों की तरह रहेंगे तो ये मामलात खत्म हो जाएंगे। अगर एक दूसरे को दुश्मन बनकर इसी तरह रहे तो फिर ये कार्रवाइयां वो भी करते रहेंगे और हमारी तरफ से भी कार्रवाई जवाब दिया जाता रहेगा। अच्छा, इंटरेस्टिंग। बेनज़ीर, आपकी इसके ऊपर क्या राय है? क्या आप अग्री करती हैं एजाज़ की अप्रोच से? ऑल्सो बड़ा दिलचस्प है कि एजाज़ ने अभी जिस तरह से बॉलीवुड इस्तेमाल हो रहा है इस सारे नैरेटिव के लिए, उसका हवाला दिया। एक मूवी है जिसको बैन भी किया गया इंडिया की, बट वो मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर है। उसमें जिस तरह से 27 फरवरी पुलवामा के सारे वाक़े को डिपिक्ट किया गया है, पूरी हिस्ट्री, फैक्ट्स चेंज कर दिए गए हैं। दैट इज़ सो फनी। तो जब एक तरफ से इस तरह की सिग्नलिंग हो रही हो तो दूसरी तरफ से इस तरह का ताउन एक्सपेक्ट किया जा सकता है? अलीना, बॉलीवुड में तो इस किस्म की आजकल बहुत सी ऐसी मूवीज बन रही हैं, शायद प्रेशर में आके बनाई जा रही हैं बीजेपी को शायद खुश करने के लिए। देखिए, एजाज की बात बिल्कुल दुरुस्त है कि बहुत देर से पाकिस्तानी मीडिया में इस किस्म की खबरें भी आ रही थी और हमारे जो अफसरान भी हैं वो भी बता रहे थे मीडिया को, रिपोर्टर्स को। पिछले साल पंजाब पुलिस के कुछ अफसरान हैं, मेरी उनसे जब मुलाकात हुई तो उन्होंने भी यही बताया कि जो हाफिज सईद पे हमला हुआ था 2021 में, उसके बाद जब उन्होंने तहकीकात की तो तब उनको पता चला कि इसी किस्म की एक स्ट्रैटेजी बनाई गई थी कि दुबई में बैठ के एक नेटवर्क था, वहां से ऑपरेट कर रहा था, और पाकिस्तान के जो जेल है वहां पे उन्होंने यंग लड़कों को रिक्रूट किया, जिन्होंने बाद में जाके ये धमाका किया, जो एक कामयाब हमला नहीं था पर उन्होंने करने की कोशिश की। लेकिन जेलों के अंदर से जो यंग लड़के थे जिनको बेल नहीं मिल रही थी या जिनको था कि उनको सजा लंबे अरसे के लिए सजा हो जाएगी, उनको रिक्रूट किया गया। अच्छा, एक और बात जो उन्होंने मुझे उस वक्त बताई वो ये थी कि पिछले साल उन्होंने पंजाब पुलिस के अंदर भी एक नेटवर्क उनको मिला जिसको रॉ ने इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी ने रिक्रूट किया हुआ था, और उनका काम ये था कि वो लिस्ट तैयार करें पंजाब पुलिस के अंदर उन लोगों की जो पंजाब पुलिस में थे, बाद में सस्पेंड हो गए या सर्विस से निकाले गए, जो नाराज हैं हुकूमत से और पंजाब पुलिस से, उनकी लिस्ट तैयार करके उनको भेजी जाए ताकि उनको भी रिक्रूट किया जाए। उसमें से एक मुझे याद है, मुझे बताया गया था कि उनमें से एक सब इंस्पेक्टर भी थे जो उनको पता चला कि जो मुलविस थे इस मामले में। अच्छा, ये रिपोर्ट जो गार्डियन की है मेरे लिए इसलिए बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि मेरे ख्याल से ये पहली बार है कि इंडिया की जो सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट है वो तस्लीम कर रही है कि हाँ, ये हमारी स्ट्रैटेजी है, और ये हमारी स्ट्रैटेजी 2019 से है
जब पुलवामा में का हमला हुआ था उसके बाद हमने बैठ के ये फैसला किया था कि हम ये करेंगे। और सिर्फ ये नहीं, वो इस आर्टिकल में ये भी कह रहे हैं कि ये इसकी अप्रूवल डायरेक्ट पीएम ऑफिस से आई है, मतलब प्राइम मिनिस्टर, इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने इसकी अप्रूवल दी है, हाईएस्ट ऑफिस ने इसकी अप्रूवल दी है। तो फिर हमने जाके ये पूरा मामला जो है वो शुरू किया है। अब क्योंकि रॉ जो है इंडिया में वो डायरेक्टली पीएम ऑफिस को रिपोर्ट करती है, वहां पे एक प्रोसेस है, एक डायरेक्ट रिपोर्टिंग होती है रॉ की, वो वजीर आजम को होती है। अच्छा, इसमें और भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हैं। मोडस ऑपरेंडी क्या है रॉ का और क्या रहा है दूसरे ममालिक में भी और पाकिस्तान में भी, कि वो एक थर्ड कंट्री में जाके नेटवर्क बनाते हैं, ज्यादातर यूएई में, और फिर वो पाकिस्तान के अंदर यंग लड़कों को या आदमियों को जो गरीब हैं बहुत, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको रिक्रूट करते हैं, फिर उनके जरिए से ये करवाते हैं। और बहुत से इस रिपोर्ट में लिखा है कि बहुत से वाकयात ऐसे भी हैं कि इन लोगों को पता भी नहीं था कि ये रॉ के लिए काम कर रहे हैं। उनको लग रहा था कि शायद वो किसी दहशतगर्द तंजीम के साथ काम कर रहे हैं, किसी और तंजीम के साथ काम कर रहे हैं, तो ये भी उनसे छुपाया जाता है। अच्छा, ये जो मोडस ऑपरेंडी है अलीना, ये वैसे मुसाड का रहा है। इजराइल की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है उनके बारे में एक बड़ी एक इंटरेस्टिंग डिटेल किताब है, उनके एक सहाफ़ी हैं इजराइल के, उन्होंने उस पर लिखी और वो बताते हैं कि ये उनकी स्ट्रेटजी रही है कि वो दूसरे ममालिक में जाके ईरान के जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं, पैलेस्टीनियन लीडर्स हैं, उनको इसी तरह कत्ल करते थे, फ्रांस में और बहुत से और ममालिक, और बड़े अजीब अजीब तरीकों से। एक मुझे याद है किस्सा, उसमें उन्होंने बताया कि एक पैलेस्टीनियन लीडर थे, उनकी टूथपेस्ट में जहर डाला गया था ताकि वो जब भी ब्रश करें तो अंदर से आहिस्ता 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 उनको जहर जो है वो खा जाए और पता भी ना चले कि वो किस तरह उनको मारा गया है। तो ये रॉ का, मुसाड का और केजीबी का भी रहा है। लेकिन खास तौर पे इस रिपोर्ट में जो मेंशन हुआ है वो हुआ है सऊदी अरेबिया, और इसमें उन्होंने कहा है कि जो जमाल खशोगी के साथ हुआ 2018 में, जिसका इल्जाम सऊदी अरेबिया पे लगाया जाता है, तो इंडिया की इंटेलिजेंस कम्युनिटी में फिर ये एक बात चली कि अगर सऊदी अरेबिया कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग इसलिए है लीना क्योंकि ये मेरे ख्याल से, मेरी राय में, एक बड़ा डेंजरस ट्रेंड है। जब पूरी दुनिया को नजर आ रहा है कि कुछ ममालिक इस किस्म के इकदामात लेते हैं, दूसरे ममालिक में जाके टारगेट किलिंग करते हैं, लेकिन उसका कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं होता, कुछ देर के लिए शोर मचता है लेकिन आगे बात नहीं चलती, तो ये इम्बोल्डन करता है इस किस्म के ममालिक को कि चले वो देखे वो कर रहे हैं तो फिर हम भी कर सकते हैं। एक आखिरी चीज मैं जरूर कहना चाहूंगी, मुझे एक चीज की समझ नहीं आ रही, हमारी स्ट्रेटेजी क्या है। शायद बाकी पैनलिस्ट इस पर जवाब दे सकते हैं। कुछ खामोशी सी है हमारी हुकूमत की तरफ से। कहा तो यही जा रहा है कि 2020 से ये मामला चल रहा है, 20 लोगों को कत्ल कर दिया गया है पाकिस्तान में। जनवरी में मेरे ख्याल से इस साल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी फॉरेन ऑफिस की तरफ से, उसके बाद से कुछ खास इस पे फॉलो अप नहीं हुआ। आज ये गार्डियन की रिपोर्ट आई है, मैं तो सुबह से एक्सपेक्ट कर रही थी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस होंगी, वजीर इत्तलात आएंगे और भी क्या फॉरेन मिनिस्टर आएंगे, बैठेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा, उस तरह से रद्द-ए-अमल आ नहीं रहा। आई वुड लाइक टू, मैं इसके ऊपर सर्कल बैक करती हूँ एजाज के ऊपर कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा, बिकॉज आई एम श्योर ही हैज़ इनसाइट टू। लेकिन भट्टी साहब, आप कहिएगा, ये जो मुनज़्ज़म तरीके से एक तरीक़ाकार भारत का नज़र आ रहा है, किसी थर्ड कंट्री में जाते हैं, वहाँ पर पूरा सेटअप लगाते हैं और फिर लेट्स से इस इंस्टेंस में यूएई और फिर पाकिस्तान में कार्रवाइयाँ करते हैं या सो एंड सो किसी और मुल्क में, इस तरह से ना सिर्फ जिस मुल्क में कत्ल किया जा रहा है वहाँ तो ख़तरा है ही, लेकिन बदनामी उस मुल्क की भी है जहाँ पर ये सारा सेटअप हो रहा है, प्लानिंग हो रही है। तो क्या कुछ इस तरह के इकदाम हो सकते हैं कि पाकिस्तान इंगेज करे दुनिया को या एटलीस्ट दोस्त ममालिक को और उनसे कहे कि इस चीज़ के ऊपर काबू पाया जाए मुत्तहिद होकर? मैडम शेख, सवाल पे आने से पहले माजरत के साथ मैं माजरत चाहता हूँ आपसे। सीरियस टॉपिक है और इस पर मैं सीरियस गुफ्तगू करना चाहूँगा, लेकिन चूँकि बेनज़ीर साहबा ने बात जहाँ ख़त्म की, अगर इसमें थोड़ा सा तरीके इंसाफ का कहीं लिंक डाल दें तो अभी हुकूमत जो है, अभी देखिएगा 18 प्रेस कॉन्फ्रेंस से हो चुकी होंगी। बात आपकी सीरियस ही है, वैसे बात आपकी बड़ी सीरियस है, इसमें कोई मजाक नहीं है। थोड़ा सा ऐसे कहीं से उड़ता उड़ता एक लिंक डाल दे के इमरान खान का या कोई यूएई, इमरान खान यूएई गए थे तो उसके 2 किलोमीटर फ्लाइट अडियाला के ऊपर से गुजरी थी टाइप यूएई जाते वक्त। हाँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह 18, जिसमें 18 में से 12 अता तारड़ करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, अब आ जाइए मैडम शेख इस पे कि सवाल पे कि अमरीकी जरीदा है वॉल स्ट्रीट जर्नल, उसने बहुत पहले बता दिया कि रॉ का नेटवर्क पूरी दुनिया में है, मौजूद है,
और रा को किसी भी मुल्क में कत्लो गारत की इजाज़त है, सर्टिफिकेट दे दिया है भारतीय हुकूमत ने कि हमसे मत पूछिए, अगर आप समझें कि किसी को फड़काना है, ठिकाने लगाना है, अगले जहान पहुंचाना है तो आप कर दीजिए। और जब से अजीत डोल साहब आए हैं, ये अजीत डोल साहब जो खुद कहते थे कि मैं मलंग के रूप में, फ़कीर के रूप में, फ़लाँ मज़ार पे मैंने फ़लाँ से पूछा, फ़लाँ घर में मैं फ़लाँ रहा और मैंने क्या क्या कार्रवाइयाँ की, वो एडवाइज़र है और भारत की इस वक्त आंखें हैं। और फिर हम जब हमारा इसहाक डार कहता है, हमारा हाल वैसे देखिए कि अजीत डोल जो खैबर से कराची तक दहशतगर्दी पाकिस्तान में फैलाकर पहुंचा हुआ है, वो एडवाइज़र है। और हमारा इसहाक डार कहता है, जो अंदर से वज़ीर ख़जाना है, बाहर से वज़ीर ख़ारजा है, वो कहता है कि मैं खैर से भारत से तिजारत करना चाहते हैं हम। तो उनका जो जयशंकर साहब है, वैसे पिंड में एक बाबा होता है जो हमेशा जला भुना रहता है, जयशंकर, मुझे जब भी मैं देखता हूँ वो लगता है। तो जयशंकर साहब फरमाते हैं कि पाकिस्तान दहशतगर्द करवाने वाला मुल्क है, दहशतगर्दी करवाने वालों के, और पाकिस्तान दहशतगर्दों की पनाहगाह है और हम दहशतगर्दी को नहीं भूल सकते। अंदाजा लगाए अजीत डोल जिनका ये हो, कलभूषण हमारे पास हो। और हमारा दूसरी बड़े हाल देखिए कि हमारे पास कलभूषण है जो सर्विंग अफसर पकड़ा गया और दिफाई पोजीशन पे हम हैं, और लगता है कि भारत ने, जैसे ये भारत ने कलभूषण पकड़ा हुआ है पाकिस्तान का। तो मैडम शेख पहली तो बात। दूसरा, जरा बरादर मुल्क यूएई से तो कभी हल्का सा, वैसे तो हमने 19 तोपें 21 तोपों को टाकी शाकी मार भी ली थी, इस्लामाबाद में छुट्टी भी कर ली थी। वो शिकार खेलने साहिब आए हुए थे तो वो नहीं पहुंचे थे। इधर शहबाज शरीफ साहब ने बच्चों को भी छुट्टियां करा दी थी कैपिटल में, लेकिन हल्का सा तो कर दें यूएई से। मुझे हम पता है कि हर तीसरा यूएई का शहरी भारतीय है, तीसरा बड़ा बिजनेस पार्टनर यूएई भारत का है, सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड यूएई मोदी को दे चुका है। और 9 एकड़ का मंदिर जो है, उधर बाबरी मस्जिद मंदिर बन रही थी, इधर मंदिर बन रहा था यूएई में 9 एकड़ ज़मीन पर, वो भी पता है। लेकिन हल्का सा, जितनी हमारी औकात और हैसियत, हल्का सा मेमना टाइप के करके कर लें एहतजाज। तीसरी बात मैडम शेख, बरतानवी अखबार की तस्दीक की क्या ज़रूरत रह जाती है जब जिस मुल्क का वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी हो, RSS हो, हिंदुत्व हो, और मुसलमानों के शहरों के नाम बदलने हो, मुसलमानों के हीरोज़ को विलन बनाना हो, तारीख निकालनी हो, बरतानवी अखबार की ज़रूरत क्या रह जाती है जब जो कुछ कनाडा में हो चुका हो, कैनेडियन वज़ीर आज़म बता चुका हो, जो कुछ अमेरिका में हो चुका हो, जो कुछ सिखों के साथ हो चुका हो। 2 जुमले सिर्फ। और बरतानवी अखबार की क्या जरूरत रह जाती है मैडम शेख कि भारत बजरिया अफगानिस्तान पाकिस्तान में क्या करा चुका हो, और भारत बजरिया ईरान पाकिस्तान में क्या करवा चुका हो, और मुबारक हुसैन पटेल अल मारूफ कलभूषण आला हजरत कलभूषण भाईजान यहाँ बैठे हों। और आखिरी बात मैडम शेख कि आपने कहा करना क्या चाहिए। हम हालांकि पूरी दुनिया को राह का पता है, पूरी दुनिया को भारत का पता है, लेकिन चूंकि ये जज्बात की दुनिया नहीं है, मफादात की दुनिया है। भारत बहुत बड़ी मंडी है और भारत की जो सफारतकारी है उसने सारों को, हमारे तो खैर है ही कोई नहीं। आप पहले अंडर ट्रेनिंग प्रिंस चार्मिंग था, सही है, ओके भट्टी साहब आपका पॉइंट आ गया। मज़े साहब इसहाक डार है, तो लिहाजा करना ये चाहिए सफारतकारी के तौर पे कलभूषण को पेश करें और इस गार्डियन को पेश करें, जितना कुछ कर सकते हैं वो करते रहे, होना कुछ नहीं। अच्छा ठीक है। एक चीज अगर एलिना मैं छोटी सी ऐड कर दूं, एक सेकंड, आपकी आवाज नहीं मुझे। हाँ जी जी एजाज। भट्टी साहब ने बड़ी जज्बाती बातें की हैं और ज़ाहिर है वो बातें की हैं जो एक आम पाकिस्तानी के दिल की आवाज़ है। लेकिन अगर पाकिस्तान ने आगे बढ़ना है, अपनी मईशत को बेहतर करना होगा और हिंदुस्तान से हमें हाथ मिलाना होगा। हिंदुस्तान में अभी याद रखें कि ये जो गार्डियन की स्टोरी है ना, ये बहुत बड़ा शुक्रिया है, शुक्रिया अदा करेंगे जो नरेंद्र मोदी साहब है गार्डियन का, क्योंकि गार्डियन की स्टोरी ने नरेंद्र मोदी साहब का जो नैरेटिव है ना उनके वहाँ पर हिंदुस्तान के अंदर, उस नैरेटिव को आगे लेके गई है। ये इलेक्शन के बाद जो मोदी आएंगे पावर में, मेरा ये ख्याल है कि वो एक डिफरेंट मोदी होंगे। वो चाहेंगे कि पाकिस्तान समेत तमाम पड़ोसियों के साथ मिल बैठें, क्योंकि उनकी लेगेसी का मामला होगा।
पाकिस्तान की भी जरूरत है, हिंदुस्तान की भी जरूरत है, हम सारे बिल बैठे हैं। मुझे बेनज़ीर ने पॉइंट दिया, देन आई हैव टू गो टू मज़र साहब। बेनज़ीर प्लीज बहुत शॉर्ट रखिएगा। एजाज ने बात की थी इंटेलिजेंस शेयरिंग की, मेरे ख्याल से ये एक इंटरेस्टिंग हो सकता है डायनामिक, क्योंकि आप देखें कनाडा में जो हमला हुआ उसके बाद फाइव आइज एक अलायंस है, इंटरनेशनल इंटेलिजेंस अलायंस है, इसमें अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, कनाडा है, और वहां पे इस वाकये के बाद इंटेलिजेंस शेयरिंग हुई और फिर इस वाकये की तहकीकात हो रही थी। लेकिन इसके लिए हमें अब दूसरे ममालिक से अपने ताल्लुकात भी बेहतर करने होंगे। ठीक है, मज़र अब्बास साहब आपकी क्या तजवीज़ है, क्या रद्द-ए-अमल आपको भी पाकिस्तान का थोड़ा सा इसके ऊपर ना होने के बराबर लगा या खामोशी लगी, जिस तरह से अभी बेनज़ीर कह रही थी? ऑल्सो आपके ख्याल में आइडियल क्या आगे इकदाम होने चाहिए? देखिए, जब कुलभूषण नेटवर्क पकड़ा गया था, हम सिर्फ कुलभूषण एक शख्स की बात करते हैं, वो बहुत बड़ा नेटवर्क था और कराची में बहुत से लोग गिरफ्तार हुए थे, बहुत डीप रूटेड था वो नेटवर्क। और मुझे नहीं पता इन 20 लोगों की जो इन्वेस्टिगेशन हुई है, जो 20 लोग मारे गए हैं, पाकिस्तान की अपनी सिक्योरिटी एजेंसीज़ ने क्या इन्वेस्टिगेशन की है इंडिविजुअल केसेस के ऊपर, और उसमें किस हद तक, क्योंकि मैं कराची की हद तक बता सकता हूँ कि 2013 के बाद जो ऑपरेशन हुआ था उसमें बहुत सी चीज़ें पता चली थी। उसके अंदर ये नेटवर्क का भी पता चला था, इसमें यहाँ से बहुत से डिपार्टमेंट से लोग उठाए गए थे, जो सिंध के बहुत से महकमे वहाँ से टेरर फाइनेंसिंग हो रही थी। इसमें बहुत से मर्सनरीज यूज़ हुए थे जिन्होंने ये कार्रवाइयाँ की हैं, और अभी भी कुछ लोग गिरफ़्तार हैं। तो वो लोग जो वो नेटवर्क पकड़ा गया उसमें हमें सिर्फ कुलभूषण के अलावा दूसरों का नहीं पता चला कि उन्होंने वो जो नेटवर्क था वो कहाँ ब्रेक हुआ, कौन लोग थे, क्या उनमें से ये लोग भी शामिल थे जो इन 20 अफराद के कत्ल में हैं। तो सवाल ये है कि जब हम उठाएंगे दुनिया के सामने तो हम क्या अपनी कोई कॉम्पैक्ट रिपोर्ट हमारे पास मौजूद है उन 20 अफराद की जो हमारे यहाँ मारे गए, जो सस्पेक्ट्स थे उसमें वो लोग, उनमें से अगर कोई गिरफ्तारी हुई है, कोई प्रोग्रेस है। और सवाल ये है कि इतने अरसे में ये 20 लोग मारे गए और हमें जब ये पता चला कि ये इंडियन नेटवर्क है तो हमने उस वक्त टेकअप क्यों नहीं किया इस इशू को इंटरनेशनल? सर वैसे आई बिलीव कि वी डिड इट, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और इस तरह का पूरा कंपाइल्ड डेटा शेयर भी किया फॉरेन ऑफिस के तर्जुमान ने। अभी कर रहे हैं ना हम, जब एक अखबार में एक रिपोर्ट आ गई, सवाल ये है कि अखबार की रिपोर्ट का हम इंतज़ार क्यों कर रहे थे? अच्छा। हमने इंटरनेशनली जब कुलभूषण नेटवर्क को ब्रेक किया था उसको हमने प्रोएक्टिवली क्यों नहीं यूज़ किया उस चीज़ को? तो मेरा ख्याल है हमारे अपने अंदर बहुत सी चीज़ें, बहुत सी खामियां हैं। अब आप अगर गार्डियन की रिपोर्ट को सामने रख के इंटरनेशनली इशू को उठाएंगे तो पहला क्वेश्चन तो आपसे होगा कि आपने इन इश्यूज़ को, इतने सालों में ये लोग मारे गए हैं तो हमने क्यों नहीं इसको मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि वो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी हमारे पास इस सारी चीज़ के कि वो फॉलोअप हैं, यहाँ किलिंग्स हो रही हैं, यहाँ पिक करके लोगों को मारा जा रहा है, उसमें तो मेरा ख्याल में हमें बहुत ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। इंटरनेशनली हम बहुत ज़्यादा इस वक्त, आज की बात कर रहा हूँ कि इस वक्त हम बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिवली इस्तेमाल इस इशू को कर नहीं पाएंगे। ओके एजाज, ये कहिएगा, अभी जैसे मैं बात कर रही थी फॉरेन ऑफिस के इसके ऊपर पहले भी आई एम श्योर कुछ ना कुछ कंपाइलेशन होगी, जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसके अंदर ऑल्सो ये जो भी बात हुई थी आज ख़ास तौर पे क्योंकि इशू उठा है तो उसके ऊपर खामोशी क्या तशवीशनाक, या चले तशवीशनाक इज़ अ हार्श वर्ड, क्या आपको भी अजीब लगी? मुझे बिल्कुल अजीब नहीं लगा। मेरे ख्याल में कल 4 अप्रैल को तर्जुमान वजारत ख़ारजा ने भी भारत के हवाले से, कश्मीर के हवाले से बड़ी तफसील से बात की है, और पर्टिकुलरली ये जो इशू है जो टारगेट किलिंग का है या जो क्लैंडस्टाइन ऑपरेशंस हैं जिनमें भारत का नाम लिया जाता है, इसके ऊपर टाइम टू टाइम पाकिस्तान की वजारत ख़ारजा, उनकी तर्जमान है मुमताज़ ज़ारा बलोच, बड़ी दबंग खातून है, वो टाइम टू टाइम बात करती है। इशू पाकिस्तान की वजारत ख़ारजा या उनकी तर्जमान का नहीं है, ये इशू है पाकिस्तान की इस पूरी कम्युनिटी में हैसियत का। जब आप कशकोल लेके मुख्तलिफ जगहों पर जाते हैं, आपकी अपनी हैसियत कोई नहीं है, और फिर आप जब शोर मचाते हैं तो उसकी भी कोई हैसियत नहीं होती। जब आप अपने आप को मजबूत करेंगे, अपने पड़ोसियों के साथ ताल्लुकात बेहतर करेंगे, लोग आपको इस सोसाइटी का, इस दुनिया का एक रेलिवेंट मुल्क करार देकर आपके साथ तिजारत शुरू करेंगे, तो आपकी बात की भी अहमियत होगी। ठीक है जी, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, उसके बाद ज़रा क्या चल रहा है सेनेट और खैबर पख्तूनख्वा के मामले के ऊपर वो डिस्कस करेंगे आफ्टर ब्रेक।
बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल है। एक तरफ तो सेनेट में जो खैबर पख्तूनख्वा का इंतखाब है वो हो नहीं सका क्योंकि वहाँ पर स्पीकर ने हल्फ ही नहीं लिया मखसूस नशिस्तों के ऊपर, और अब मामला आगे बढ़कर ये आ गया है कि सेनेट का इजलास डिप्टी स्पीकर और स्पीकर के हल्फ के लिए बुला लिया गया है, लेकिन उधर खैबर पख्तूनख्वा का मामला जूं का तूं है। इसके ऊपर आगे क्या होगा? अमीर मकाम साहब ने एक तजवीज़ दी है, वो कहते हैं कि जी क्योंकि स्पीकर और वज़ीर आला दोनों हल्फ की खिलाफ वर्जी करें तो लगा देना चाहिए यहाँ पर गवर्नर राज। क्या ये दुरुस्त बात कर रहे हैं अमीर मकाम साहब? बेनज़ीर, आपकी क्या राय है? अलीना, मेरी तो जो अंडरस्टैंडिंग है आइन के आर्टिकल 232 की, वो तो यही है कि 18वीं तरमीम के बाद दो तरीके होते हैं इमरजेंसी या गवर्नर राज के। एक तो आपको सूबाई असेंबली से अप्रूव कराना होता है, ये तो होना नहीं है, केपी में पीटीआई की हुकूमत है और मेजॉरिटी है। दूसरा तरीका ये होता है कि सदर इमरजेंसी लगा सकते हैं अगर कोई बड़ी इमरजेंसी या सीरियस सिचुएशन हो, जैसे कोई जंग टाइप हो, लेकिन वो भी 10 दिन बाद उनको पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के सामने रखना होता है, वहां से अप्रूवल लेनी होती है, मतलब सेनेट से भी और नेशनल असेंबली से भी। अब वो शायद हुकूमत करवा सकती है क्योंकि इस वक्त उनकी मेजॉरिटी भी है सेनेट में भी, नेशनल असेंबली में। दूसरा रीजन ये बन सकता है कि कोई आईनी प्रॉब्लम हो, कोई इमरजेंसी हो कॉन्स्टिट्यूशनल एक सूबे में, जिसकी वजह से सदर जो है वो गवर्नर रूल लगा ले। तो कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी नहीं क्वालिफाई करती? 2 महीने बाद उनको वो भी अप्रूव कराना होता है। लेकिन मैं यहाँ पे ये कहूंगी कि ये दोनों चीजें अगर ऐसा होता भी है, अगर सदर ये इख्तियार एक्सरसाइज भी करते हैं, तो मेरी राय में तो ये अदालत में चैलेंज हो जाएगा और वहां पे फिर हुकूमत को प्रूव करना पड़ेगा कि ऐसी क्या इमरजेंसी टाइप सिचुएशन थी, ऐसा कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस था जिसकी वजह से आपने गवर्नर रूल लगाया है। मज़े साहब, ये कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी क्वालिफाई नहीं करेगा? नहीं अलीना, देखिए हम मादी में देख चुके हैं। 98 में कराची में गवर्नर राज लगा, कोर्ट ने उड़ा दिया। फिर 2009 में जो है वो पंजाब में गवर्नर राज लगा, उसको कोर्ट ने उड़ा दिया। और फिर 18वीं तरमीम के बाद, जिस तरह अभी बेनज़ीर कह रही थी, बहुत ही इम्पॉसिबल है। सवाल ये है कि पीटीआई ने बहुत बड़ा ब्लंडर किया है केपी के अंदर, अपने सेनेटर्स को वहाँ मुंतखब करवा के सेनेट में रोल प्ले करवा सकते थे, गैर ज़रूरी तौर पे चीज़ों को ड्रैग करवा दिया उसने। लेकिन गवर्नर राज बिल्कुल मसले का हल नहीं है, नहीं लगना चाहिए, नहीं मसले का हल है। इरशाद भट्टी साहब, आप कहिएगा। सर, कुछ बातें हो रही हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक बना सकती है, फॉरवर्ड ब्लॉक तो नहीं बल्कि हुकूमत ही बना सकती हैं जो सारी इत्तेहादी जमातें अपोजिशन की वो करके, और अदम इत्तेमाद की तहरीक ला सकती हैं। इसमें कितना वजन है? जी, अगर कुछ चंद हल्के दोबारा गिनती हो जाए केपी में और दूसरे चंद चीज़ें वो क्या उस रिकाउंटिंग हो जाए, या परवेज़ मुशर्रफ के पिस्तौल बदल भाई अमीर मुकाम साहब और ख़ुद मुबैना तौर पर मशकूक जीते हुए अमीर मकाम साहब का कोई जुगाड़ लग जाए तो बिल्कुल। अगर हाँ, एक ये भी था कि अगर मखसूस नशिस्तें कोई 10 से और हो जाती ना जो पीटीआई की, तो जो इनको मिल जाती, तो फिर हाँ फॉरवर्ड ब्लॉक बन सकता था, हो सकता था। अब करें क्या, 90 के करीब उनके अरकान हैं, कितना खींच खूंच के ले जाएं। तो अमीर मुकाम साहब परवेज़ मुशर्रफ साहब के पिस्तौल बदल भाई साहब कि आपने बल्ला ले लिया, इमरान खान जेल में पहुंचा दिया, बल्ला ले लिया, पीटीआई तोड़ दी, सियासी स्पेस ले ली, मखसूस नशिस्तें ले ली। अब ये शौक़ भी पूरा कर लें, ये केपी में गवर्नर राज भी लगा लें ताकि कोई शौक़ रह ना जाए आपका, और अल्लाह आपको खुश रखे जिस डगर पे चले हुए हैं और जो मुल्क और कौम के मसाइल हैं, और आपका फोकस जो पॉइंट जो कुछ है कंटिन्यू रखें और ये कवाली जारी रखें। सर, लेकिन माजरत के साथ मसला ये है ना एजाज के प्रॉब्लम की जड़ वहाँ से शुरू होती है जहाँ पर तहरीक इंसाफ और उनके स्पीकर हल्फ नहीं लेते मखसूस नशिस्तों के ऊपर। तो जब सिस्टम नहीं चलने दिया जाएगा तो फिर कुछ ना कुछ तो तोड़ निकलेगा, नया निकाला जाएगा। देखिए अलीना, मामला ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिक्स जो है उसकी कोशिश यही है कि एक क्राइसिस रहे। लोग पहले तंग हैं, जो इलेक्शन हुए हैं उन इलेक्शंस के ऊपर इतने बड़े बड़े सवालात हैं, फिर महंगाई का बहरान, आपको पता है कि पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ है और चीज़ें। तो ये पीटीआई, ये जो सियासत है ये पीटीआई को सपोर्ट करती है, ये पीटीआई को फ़ायदा देती है पॉलिटिकली। लेकिन अगर डैमेज देखें तो डैमेज तो सबका होगा। मेरा ये ख्याल है कि अब जो भी हुआ है, या तो ये है कि एक ब्रॉड लेवल पे एक कमीशन बनाएं, सारी जमातें बीच में बैठें, इस्टेब्लिशमेंट को भी बुलाएं, अदलिया को भी बुलाएं और चीज़ों को आगे लेके चलें, अपनी गलतियों को मानें।
वो तो होने नहीं जा रहा, वो तो अभी तक एक ख्वाब लग रहा है। तो अभी तो सूरत हाल ये है, एक दूसरे को नीचे गिराना है या जाके इस्टेब्लिशमेंट से डील करनी है। तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई मामलात इस हवाले से कोई सर, तो फिर जब अटकन है तो क्या आपको लगता है जो स्ट्रैटेजी अपनाई जा रही है या अमीर मकाम साहब ने जिस तरफ इशारा किया है वो कर जाना चाहिए, फिर तोड़ यही है? देखिए अमीर मकाम साहब की जो बात है वो सिर्फ एक मेरे ख्याल में टेस्टर है। अच्छा। फौरी तौर पे ऐसा कोई इकदाम नहीं करना चाहिए, और मेरा नहीं ख्याल कि अभी जुमा 8 दिन इलेक्शन को नहीं हुए और आप जाके एक सूबे के मैंडेट को डिनाई कर दें। मेरा नहीं ख्याल कि फौरी तौर पे ऐसे किसी इकदाम की भी कोई ज़रूरत है। वैसे ये जो रिजर्व्स का मामला है लीना, ये स्ट्रेटजी है वो बड़ी आला किस्म की है, इफ्तार डिनरों वाली, वो अच्छी जा रही है। किसकी? मैं सिर्फ ये कह रही थी कि मुझे नहीं पता कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस बनता है या नहीं, क्योंकि इस वक्त जो रिजर्व सीट का मामला है पेशावर हाईकोर्ट में चैलेंज हुआ है और वहाँ पे केस चल रहा है। तो वहाँ तो इस वक्त आप इमरजेंसी लगा दें और के कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है, मेरा नहीं ख्याल है वो अदालत में आर्ग्यूमेंट चलेगी, क्योंकि अदालत में कहा जाएगा वो तो चल रहा है। ठीक है, भट्टी साहब क्या कह रहे थे आप, क्या स्ट्रैटेजी अच्छी चल रही है? मैं कह रहा हूँ कि केपी जो है पीटीआई केपी वो बहुत अच्छा जा रही है, और मुझे नहीं लगता कि अमीर मकाम साहब कहीं उनके अगर कोई अनहोनी ना हो जाए तो कोई करीब भी फटकेंगे। कि इफ्तार डिनर उन्होंने एक बड़ा मज़े का किया है जिसमें कोर कमांडर हाउस पेशावर में, जिसमें तहरीक इंसाफ ये मानी है कि काबीना गई थी, वज़ीर आला नहीं गए थे, लेकिन साफ़ी वहाँ के कह रहे हैं वज़ीर आला भी थे, वो भी अच्छा है। कुछ मुलाकातों की भी खबरें हैं और अली अमीन गंडापुर वफाक से भी राब्ते में है, तो अच्छी बात है। मैं तो कहता हूँ इनको वापस तो सर थोड़ा रूह अफ़ज़ा पी के, जामे शीरी पी के थोड़ा सा सुकून आया होगा, थोड़े ठंडे हुए होंगे जज्बात। काबीना वहीं शिफ्ट। हाँ मैडम शेख, वो जो संदूरी आपने भेजा था ना वो भी उन्होंने डाला था जामे शीरी में। अच्छा, तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले दिनों में इफ्तार डिनर के बाद कुछ ना कुछ निकल आए? एक दंगा हो सकता है। अली सुना जा रहा है मैडम शेख की बेहतरी है, लेकिन कोई अनहोनी ना हो जाए, क्योंकि हैपनिंग बड़ी होती है रोज़ा। सर कह रहे हैं इफ्तार डिनर के बाद अफाका है। ओके जी, दैट्स इट फॉर टुडे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।